हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक हमने करा दिया है, जो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या आपको आई बटन पर लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। उत्तर में आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्नलिखित है। इसमें आपको एक तरफ क्या करना है, गुण लिख लेना है, और बाकी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दिखा देना है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, और इधर उदासीन होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुने 10⁻28 ग्राम, और प्रोटॉन का देख पाएंगे यहाँ पे 1.67 गुने 10⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का कितना होगा 9.1 गुने 10⁻24 ग्राम। अगर वही आवेश की बात करें, आवेश कहने का मतलब चार्ज होता है, तो यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें तो इसका जो चार्ज होता है, अगर संख्या के रूप में देखें तो इस तरीके से होता है, और वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, यानी ई के पावर माइनस लगा होता है। ठीक उसी तरीके से पी के पावर प्लस प्रोटॉन में लगा होता है, और न्यूट्रॉन तो उदासीन है ही। ठीक है, अगर परमाणु की स्थिति की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बाहर चक्कर काटते रहता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। सीमाएं कहने का मतलब यहाँ पे क्या जाता है, तो आप लोग समझेंगे। सीमाएं कहने का मतलब लिमिटेशन। सीमाएं कहने का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन। लिमिटेशन कहने का क्या मतलब होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोष सिद्ध है, दोष सिद्ध, या कह सकते हैं कमी, दोष सिद्ध, या हम कहेंगे कमी। तो क्या जे थॉमसन की कमी या लिमिटेशन रहा है, तो आप देख पाएंगे सबसे फर्स्ट में हमने लिखा है कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की अवस्था को सही तरीके से नहीं बता पाया था। यानी इनका जो परमाणु मॉडल था, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो अवस्था है वो नहीं बता पाया गया था कि इलेक्ट्रॉन की क्या अवस्था होगा। ठीक है, सेकंड में आपको लिखना है कि यह जो परमाणु मॉडल केंद्र का भी पता लगाने में असमर्थ था, यानी इस मॉडल के द्वारा केंद्र के बारे में भी जानकारी सही तरीके से नहीं मिल पाई थी। ठीक है, फिर थर्ड में आपको क्या लिखना है कि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के वैद्युत उदासीन होने की व्याख्या हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को उस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो ये आपको यहाँ पे 3 सीमाएं लिख देना है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। यानी यहाँ पे आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की लिमिटेशन बताना है। तो आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको 2 लिमिटेशन देखने को मिलेगा। उत्तर में आपको लिखना है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं निम्नलिखित है। तो फर्स्ट आप देखेंगे तो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई, यानी इसमें यह नहीं बताया जा सका कि परमाणु अस्थाई होगा या चक्कर काटते रहेगा, क्योंकि रदरफोर्ड के जो मॉडल है इसमें बताया गया था कि परमाणु जो है वो चक्कर काटते रहेंगे। ये इन्होंने नहीं बता पाया था अस्थाई होने के बारे में। साथ में परमाणु द्रव्यमान की जो संख्या है उसको ये नहीं सुलझा पाए थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 2 तरीके से रदरफोर्ड की सीमाएं लिख दें। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो आइए नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में लिखना है, पहले आपको उत्तर में ऐसे लिखना है कि बोर ने परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की, जिसमें फर्स्ट जो अवधारणा इन्होंने दिया, यह दिया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। यानी कक्षा किसे कहते हैं, तो जिसमें ये चक्कर काटता है, इस तरीके से तो ये आपका कक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट कक्षा कहा जाता है।
फिर सेकंड में आप क्या लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण विकिरण नहीं होता। विकिरण का मतलब ह्रास, विकिरण का मतलब ह्रास या कमी, तो उनकी ऊर्जा का कमी नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं खोता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा की कमी नहीं होता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको लिखना क्या है कि कक्षा को 1 2 3, कक्षा को 1 2 3 आप देख पाएंगे यहाँ पे 1 2 3 या KLM 1 2 3 या KLM से दर्शाया जाता है, जिसे आप कहेंगे क्वांटम संख्या कहा जाता है, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, क्वांटम संख्या कहेंगे। 4 में आपको क्या लिखना है, तो 4 में आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर L कक्षा में है या K कक्षा में है तो वो किसी में भी कूद सकता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे ह्रास से होगा, कमी होगा। किंतु जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से कौन से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये बोर के परमाणु मॉडल थे, तो आपको इनको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि इस अध्याय में, यानी परमाणु संरचना का जो अध्याय है, इसमें दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। तो आइए सभी परमाणुओं के मॉडलों की तुलना करते हैं। आपको यहाँ पे देखना है, तीनों मॉडल यहाँ पे हमने दे रखा है, जैसे जे टॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल। तो जिसमें जे टॉमसन की आइए पहले देख लेते हैं। इसमें धन आवेश परमाणु के संपूर्ण भाग में समान होते हैं, यानी जो धन आवेश होंगे वो परमाणु के संपूर्ण भाग में एक जैसा होगा, यानी चारों तरफ अगर पॉजिटिव है तो चारों जगह पॉजिटिव का मान सेम होगा। ये कहने का मतलब जे टॉमसन का था, ठीक है। लेकिन अगर वही हम रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने बताया कि धन आवेश परमाणु के केवल नाभिक में स्थित होंगे, यानी रदरफोर्ड महोदय ने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो केवल और केवल परमाणु के नाभिक में होगा। और बोर ने कहा तो धन आवेश परमाणु के केवल नाभिक में, यानी रदरफोर्ड और यहाँ पे रदरफोर्ड और नील्स बोर ये दोनों ने क्या बोला, जो धन आवेश होगा यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, नाभिक में। लेकिन जे टॉमसन महोदय ने कहा ये सभी जगह समान होगा, यानी पूरे परमाणु में या परमाणु के संपूर्ण भाग में धन आवेश होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इसको समझाएं। अब यहाँ पे 2 पे आइए, तो 2 में देखिए कहा है इसमें नाभिक जैसा कोई भाग नहीं होता है। किसमें, जे टॉमसन के द्वारा बताया गया कि इसमें नाभिक जैसा कोई भाग नहीं होता है। लेकिन रदरफोर्ड महोदय ने बताया कि इसमें जो केंद्रीय भाग होता है उसे नाभिक कहा जाता है। और बोर्स जो नील बोर हैं उन्होंने भी यही कहा कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है। अगर जे टॉमसन की थर्ड पॉइंट को देखें, इसमें लिखा गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु से समान दूरी पर फैले रहते हैं। कहाँ फैले रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से समान दूरी पर, यानी इक्वल डिस्टेंस पे। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, यानी वृत्ताकार कहने का मतलब गोल गोल चक्कर लगाते हैं। और वही अगर बोर्स की बात करें तो बोर्स महोदय ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में निश्चित संख्या में चक्कर लगाते हैं। तो ये तीनों मॉडल को आप यहाँ पे तुलना कर लेंगे। तुलना करने का मतलब है तीनों में अंतर को बताइए, तो तीनों में अंतर हमने आपको समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कहा गया है कि पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो आइए जानते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्न प्रकार से होती है। यहाँ पे से छूट चुका है तो आप लोग लिख लेंगे निम्न प्रकार से होती है। आपको फर्स्ट लिखना है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होता है। क्या होता है, 2n² होता है, जहां n कक्षा की क्रम संख्या है, यानी n का मान चेंजेबल रहेगा। जैसे अगर हम बात करें K L M N, तो K के लिए 1 लेंगे, इसके लिए 2 3 4, इस तरीके से लेंगे, ये आपका n का मान होगा।
ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि जिस कक्षा में जितना होगा उसके अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। जैसे अगर पहली कक्षा की बात करें तो n बराबर हम क्या लेंगे 1, तो पहली कक्षा में क्या हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 2 लेंगे यानी दूसरी कक्षा तो 2 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8। पहली में कितना होगा 8, पहली में 2, फिर उसी तरीके से तीसरे में। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है और ये आपको समझ में आ भी गया होगा। फिर इसके बाद आप सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे कि सबसे बारीक कक्षा में, यानी जो भी सेल होगा या जो भी कक्षा होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और थर्ड में बाहरी कक्षा से पूर्व वाले कक्षा में, यानी बाहरी कक्षा से लेकर के पहले वाले कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई बाहरी कक्षा है, ठीक है, और इससे लेकर के आप पहली कक्षा में जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपका कितना रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर 4 नंबर में क्या लिखना है कि कक्षा की संख्या 1 रहने पर उसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसमें अधिकतम 2 बार लिखा गया है तो आप एक बार को काट लेंगे। उसमें अधिकतम क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कक्षा चरणबद्ध तरीके से भरते हैं, यानी कहने का मतलब अगर हम बना रहे हैं तो 2, फिर उसके बाद 2 8 होना चाहिए, फिर 2 8 8, इस तरीके से ये भरते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आपको जानना है कि संयोजकता होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण या साझेदारी करता है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कहने का क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है यानी वो दूसरे को देता है, ग्रहण करता है यानी दूसरे से लेता है, या साझेदारी करता है, साझेदारी का मतलब क्या होगा लेना देना। ये तीनों जब प्रक्रिया होता है, ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर की क्या कहा जाता है उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है 14। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या होगा 284, क्या हो जाएगा 284, और यह 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर अपना अष्टक पूरा करता है। यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएगा तो ये क्या बना लेगा 288, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और इसलिए सिलिकॉन का जो संयोजकता है वो कितना होता है तो 4 होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। सिलिकॉन का लेना था, हमने सिलिकॉन का ले लिया। अब एक ऑक्सीजन बच रहा है, आइए ऑक्सीजन के बारे में भी देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 6 निकलेगा, 2 और 6 निकलेगा। और यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना जो अष्टक है वो पूरा कर लेता है। यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये भी अपना अष्टक क्या कर लेगा पूरा कर लेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कितना होगा 8 होगा। ठीक है, और इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितना होती है वो आपका 2। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। उदाहरण के साथ किसको किसको व्याख्या करना है, तो एक तो आपको परमाणु संख्या को करना है, द्रव्यमान संख्या को करना है, समस्थानिक, संभारिक, और साथ में इसी में कहा गया क्वेश्चन कि समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग को भी लिखें। आइए बारी बारी से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होता है, तो एक परमाणु के नाभिक में, अब नाभिक क्या होता है तो इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे जो बनता है उसी को नाभिक कहा जाता है। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और इसे जेड से सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख भी रखा है जेड से सूचित किया जाता है। अगर आप एग्जांपल लेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु के देखिए यहाँ पे लेकर के हम बताए हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। कितना होता है 1 प्रोटॉन होता है।
इसलिए हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो कितना होगा, 1 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो ये द्रव्यमान संख्या के बारे में जानते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या की, कौन कौन से, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या है, इसको जब आप जोड़ देंगे तो उससे जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, द्रव्यमान संख्या। यानी कहने का मतलब अगर द्रव्यमान संख्या आप निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, P+N करेंगे। P+N, P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है, यानी ए बराबर P+N होता है। और एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 12 होता है। कितना होता है द्रव्यमान संख्या, 12। तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम आगे बढ़ते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, तो एक ही तत्व के हुए परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, समस्थानिक। और समझने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व को लिए हैं जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन इसकी अगर हम द्रव्यमान संख्या देखें तो एक आपका 1 देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा और 3, जिसमें आप देखेंगे ड्यूटेरियम, इसी में आपको देखने को मिलेगा, ट्राइटियम इसी में देखने को मिलेगा। तो ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक का मतलब समझ में आया होगा कि परमाणु संख्या समान होगा, इक्वल होगा समस्थानिक में, और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। अगला आता है समभारिक। समभारिक में क्या होता है, तो इसमें जो परमाणु संख्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होगा, क्या होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा, समान होगा। और असमस्थानिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होता है और परमाणु संख्या समान होता है। लेकिन समभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान होगा लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होगा। और एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं आर्गन और कैल्शियम का समभारिक, क्योंकि इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी आर्गन की 18 और कैल्शियम का 20, जबकि द्रव्यमान संख्या दोनों का समान होता है और वो कितना होता है, 40 होता है। तो आप समभारिक समस्थानिक इन सभी का मतलब समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं समस्थानिकों के उपयोग को। तो आइए समस्थानिक के उपयोग की अगर हम बात करें तो आपको कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट यानी C60 का इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये आपके कोबाल्ट के समस्थानिक कैंसर के उपचार को ठीक करते हैं, यानी कैंसर को ठीक करते हैं। और अस्थिर रोग यानी हड्डियों की जो रोग है उसको दूर करने में फास्फोरस के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। घेंघा को दूर करने के लिए आयोडीन के समस्थानिक का यूज किया जाता है। तो ये सभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में कहा गया है, अगर 9 नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे कह रखा है कि सोडियम प्लस नहीं पढ़ेंगे, सोडियम आयन, क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम आयन। सोडियम आयन के पूरी तरह से भरे हुए के एवं एल कोष होते हैं, तो इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि के कोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हुआ वो आपका के सेल भर जाएगा, फुल हो जाएगा। फिर उसके बाद के सेल कहाँ चला जाएगा, एल सेल के पास। तो एल सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो चूंकि लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे सोडियम आयन जो है इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम आयन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए के एवं एल कोष पूर्ण रूप से भर जाएंगे। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 कैसे होंगे, तो आपको पता होगा कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सभी को पता है 11 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11। और जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 283। 283 क्या बनेगा, 283। तो हम इसको क्या बना लेंगे, 28।
ठीक है। तो इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी के वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर के भर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट और आप समझेंगे कि नाइट्रो यहाँ पे सोडियम प्लस लिखने का क्या मतलब है। तो सोडियम प्लस लिखने का मतलब है कि ये किसी से क्या किया है, साझा किया है। ठीक है, क्या किया है, साझा किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपके समस्थानिक दे रखे हैं ब्रोमीन का, और एक आपको ये दे रखा है के रूप में है। तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो आइए, आपको लिखना कैसे है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि ब्रोमीन का जो पहला समस्थानिक है वो आपको यहाँ पे दे रखा है कितना, 79, और ऊपर वाला क्या होता है और नीचे वाला क्या होता है ये आप सभी को बताया जा चुका है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, तो ये आपका परमाणु संख्या होता है, ऊपर द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, और नीचे आप यहाँ पे इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, तो द्रव्यमान संख्या 79, और इसमें दूसरे समस्थानिक में कितना है, तो ये आपका 81 है। और दोनों में देखेंगे तो ये जो परमाणु संख्या है दोनों में 35 ये समान है। लेकिन अगर इसमें ब्रोमीन में देखेंगे तो ये कितना परसेंट है, तो 49.7%, और सेकंड जो ब्रोमीन का है इसमें 50.3% है। तो इसलिए हम निकालेंगे ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो इसमें द्रव्यमान संख्या कितना है, 79, और कितना परसेंट है, तो 49.7%। इससे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, और परसेंट का मतलब आप सभी को पता होगा, तो 1 बटा क्या होता है, 100 होता है। तो 1/100 करेंगे तो बटा 100 नीचे चला आएगा। ठीक उसी तरीके से 81 गुना 50.3 बटा का 100 हो जाएगा। और जब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 49 को हम 49.7 को लिख सकते हैं 497/10 गुना 100, और जब इसको से भाग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.497। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है, यानी 79 गुने 4.97। फिर उसी तरीके से इधर भी आपको कर लेना है, तो 81 गुना 0.503, और जब इसको आपस में गुना करा लेंगे तो 39.263 आ जाएगा, और इसको आपस में गुना करा लेंगे तो 40.743 आ जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना के बराबर आ जाएगा, 80 के बराबर आ जाएगा, और यही आपका क्या बन जाएगा, 80 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें कहा गया है एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16.2 यूनिट है। तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक है 16 8x और 18 8x, यानी ऊपर वाला क्या हो गया, तो द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या है, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या दोनों में समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, और इसका आपको प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले समस्थानिक को मान लेंगे कि 16 8x में जो इसका परसेंट है वो x है, और दूसरा समस्थानिक में जो इसका परसेंट है वो क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस का x हो जाएगा। इसलिए x का जब परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे x का परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए 16 का x% निकाल लेंगे, और 18 का, 16 का हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम द्रव्यमान संख्या को निकाल रहे हैं, और द्रव्यमान संख्या ऊपर ही होता है, इसलिए 16 का x% और 18 का 100 माइनस x%। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16.2 यूनिट है। तो हमने यहाँ पे 16.2 यूनिट लिख लिया, और इक्वल टू यहाँ पे जब इसको करेंगे तो x% को क्या लिखेंगे, x/100, और 100 माइनस x% को क्या लिखेंगे, 100 माइनस x/100। ठीक है, अब इसको क्या करा देंगे, आपस में गुना करा देंगे, तो 16 को x से कराएंगे 16x, और इसको जैसे वैसे छोड़ देंगे, और इधर से 100 कॉमन लेकर के इधर गुना करा देंगे। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, गुना। तो जब 16.2 को 100 से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1620 आ जाएगा, और फिर जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 16x, और 18 को 100 से कराएंगे तो 1800, और 18 को 1 से करा देंगे तो 18x आ जाएगा। ठीक है, अब 1620 और ये प्लस में 1800 है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा, 1620 माइनस 1800, और इस 16x माइनस का 18x। ठीक है, माइनस यहाँ पे दे रखा था।
अब 1620 में से जब 1800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 180 इक्वल टू माइनस का 2x। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 180/2 और x का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, 90। अभी x का जो वैल्यू निकल करके आ गया ये आपका पहला समस्थानिक का निकल करके आ गया। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि पहला समस्थानिक 16/8x का जो प्रतिशत है वो 90% है और दूसरा समस्थानिक 18x 8 का जो प्रतिशत है वो 100 माइनस 90% है। और इसमें कितना आ जाएगा, 100 में से 90 घटा देंगे तो ये 10% आ जाएगा। तो ये आपको दोनों समझ में आ गया होगा, आपका 16x8 में और 18x8 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है यदि तत्व का जेड का मतलब आपको पता होना चाहिए, हम आपको नहीं बताने वाले क्योंकि हमने ऊपर बता रखा है। यदि तत्व का जेड बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। देखिए उत्तर में आपको कैसे लिखना है कि तत्व का जेड बराबर 3 ये किसको दर्शाता है, तो ये परमाणु संख्या को दर्शाता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम इसका निकालें तो 2 1 होगा क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है और 2 इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा तो वो दूसरी कक्षा में चला जाएगा। और इसलिए तत्व की जो संयोजकता होगी, जो अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वही आपका संयोजकता कहलाता है। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 1। और तत्व का अगर नाम देखें तो जिसके भी अगर हम परमाणु संख्या 3 रखेंगे वो आपका कौन सा होगा, लिथियम होगा। क्या होगा, लिथियम होगा, Li। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है कि आपको 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। यानी परमाणु के 2 स्पीसीज हैं, एक आपका X है और सेकेंड आपका Y है। ठीक है, और अगर X में प्रोटॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन की बात न्यूट्रॉन कितना है, 6 है। और उसी तरीके से इधर आपको देखने को मिलेगा 6 प्रोटॉन और इधर आपको 8 प्रोटॉन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और y की जो द्रव्यमान संख्या है वो आपको बताना है और साथ ही इन दोनों स्पीसीज में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। देखिए उत्तर आपको इस तरीके से बनाना है। उत्तर में आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिख लेना है यहाँ पे कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस का न्यूट्रॉन की संख्या n प्लस। ठीक है, यानी p प्लस n बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। इसलिए अगर हम x की द्रव्यमान संख्या निकालें तो x की द्रव्यमान संख्या 6 प्लस क्या हो जाएगा, 6, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर ये x है तो ये y मान सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 + 6 12। अगर y की अगर द्रव्यमान संख्या निकालें, y की अगर द्रव्यमान संख्या निकाले तो y के लिए द्रव्यमान संख्या क्या बन जाएगा, तो 6 + 8 क्या बन जाएगा, 6 + 8 = 14। इसमें कितना हो गया, तो 6 + 6 12 और इसमें 6 + 8 14। क्योंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, इसलिए x यानी आपको यहां से निकल गया दोनों का x और y का द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो x की द्रव्यमान संख्या 12 हो गया और y की 14 हो गया। तो ये आपका 2 आंसर यहां से निकल गया। चूंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है इसलिए x की जो परमाणु संख्या वो 6 है और y की परमाणु संख्या भी 6 है। चूंकि x की परमाणु संख्या समान है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x की जो परमाणु संख्या है वो समान है, लेकिन अगर दोनों की द्रव्यमान संख्या की बात करें तो दोनों का द्रव्यमान संख्या अलग है। क्योंकि एक का आप देखेंगे तो 12 है और सेकेंड का आप देखेंगे तो 14 है। तो लिखेंगे कि अतः x और y दोनों कार्बन प्रदर्शित करता है, यानी कार्बन स्पीसीज का ये क्या है, कार्बन स्पीसीज का एक तत्व है। तो ये आपको यहाँ पे दोनों में संबंध को भी बताना था, इसलिए आपको टोटल यहां से लेकर के यहां तक आपको। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर में क्या कहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए फॉल्स और सही के लिए ट्रू लिखना है। ठीक है, इसमें एक कहा है जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो देखिए ये तो इन्होंने बताया ही नहीं था, न्यूक्लियस यानी नाभिक के बारे में इन्होंने बताया ही नहीं था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में है
कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब मिलता है तो यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका क्या होता है, उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू कर लेंगे। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है और इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आयोडीन के समस्थानिक का जो उपयोग होता है वो घेघा रोग को ठीक करने में किया जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, जिसमें कहा गया है कि सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें 15 नंबर क्वेश्चन कहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? क्या वो परमाणु केंद्रक के लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए था, प्रोटॉन के लिए था या न्यूट्रॉन के लिए था? तो रदरफोर्ड का अल्फा जो कण प्रकीर्णन है वो परमाणु केंद्रक यानी न्यूक्लियस के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो देखिए समस्थानिक कहने का मतलब क्या होता है, समस्थानिक कहने का मतलब परमाणु जो संख्या होता है वो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, वो अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर भी निर्भर करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या कर लेंगे, ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? यानी देखिए क्लोरीन आयन, यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरीन नहीं कहा गया है, यह आपका क्लोरीन आयन है। अगर Cl खाली लिखा गया होता तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि ये क्लोरीन है, लेकिन Cl- लिखने का क्या मतलब है कि यह एक आयन बन चुका है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। चलिए इसको थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। तो क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो कितना होता है, 17, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी होगी, 17। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या हो जाएगा, 287, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करेगा, क्योंकि Cl- अगर लगा रहे तो ये ग्रहण करेगा, और प्लस लिखा रहे तो ये त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग कर देगा, लेकिन अगर माइनस लिखा रहे तो हम समझेंगे कि ये ग्रहण करता है, और इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो देखिए सोडियम का अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी जो परमाणु संख्या होता है वो सोडियम का 11 होता है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 281, और यही आपसे पूछ रखा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से। अब आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं जो बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ सारणी देख करके भर देना है। यहाँ पे सारणी दे रखा है, तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ये आपको परमाणु संख्या दे रखा है, यहाँ पे आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जब न्यूट्रॉन की संख्या दे रखा है तो कितना आ जाएगा इसका, तो द्रव्यमान संख्या 19 आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 9, और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होगा, 9, और ये कौन से परमाणु स्पीसीज होगा, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। सेकेंड में देखें तो 16 दिया परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 32, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16, प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16, और ये कौन से होंगे, सल्फर। अगला है तो द्रव्यमान संख्या दे रखा है 24, और प्रोटॉन की संख्या दे रखा है कितना, 12। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो परमाणु संख्या होगा वो भी कितना होगा, 12 होगा, यानी 12 होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो 12 हो जाएगा, और एक कौन से होंगे, मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होगा वो आपका 12 होगा। फिर आगे बढ़े तो ये आपके एक है परमाणु संख्या, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या 2 दे रखा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, और इधर
कौन से परमाणु स्पीसीज कहलाएंगे? ड्यूटेरियम। क्या कहलाएगा? ड्यूटेरियम। परमाणु संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। द्रव्यमान संख्या दे रखा है 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 0, प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। परमाणु स्पीसीज कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। और ड्यूटेरियम भी है, ये भी आपका हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।